आज के इस विश्लेषण में चलिए सीधे चलते हैं 5वीं शताब्दी के भारत में, एक ऐसा दौर जिसे हम सही मायनों में भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं। एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान और दर्शन अपने चरम पर थे। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें दुनिया के सबसे पहले और सबसे महान आवासीय ज्ञान के केंद्र तक ले जाएगी। जरा सोचिए, 90 लाख किताबें और वो सब की सब रातों रात धुएं में तब्दील हो गईं। मतलब इतना विशाल ज्ञान का भंडार अचानक राख कैसे बन सकता है? ये कोई रहस्यमयी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का एक बेहद दर्दनाक पन्ना है। इतने बड़े पैमाने पर ज्ञान को राख में कैसे और क्यों मिला दिया गया, यही वो बड़ा रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। भाग 1, प्राचीन ज्ञान का केंद्र। जब भारत अपने स्वर्णिम युग में था, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनाया था। और देखिए, जब यूरोप डार्क एजेस के अंधेरे में था ना, तब यहाँ 10 किलोमीटर में फैला एक विशाल ज्ञान का महानगर फल फूल रहा था। और ये जो नंबर है 10,000, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया भर से आए 10,000 छात्र और करीब 2,000 शिक्षक सब एक ही छत के नीचे रहते थे। ये पूरी तरह से एक रेजिडेंशियल और वर्गहीन समाज था। कोई भेदभाव नहीं, बस ज्ञान की भूख। और हाँ, यहाँ एडमिशन मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। करीब 80% लोग तो एंट्रेंस एग्जाम में ही फेल हो जाते थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये एग्जाम किसी बंद हॉल में नहीं, बल्कि सीधे यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर होता था। जो द्वारपाल होते थे ना, वो कोई आम गार्ड नहीं, बल्कि खुद चोटी के विद्वान होते थे। वो गेट पर ही ऐसे मुश्किल सवाल पूछते थे कि बस सबसे बेहतरीन दिमागी अंदर जा सकें। अक्सर कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक केंद्र था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ का सिलेबस बहुत ही डाइवर्स था। वेद तो पढ़ाए ही जाते थे, लेकिन साथ में लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और यहाँ तक कि नास्तिकता यानी एथिज्म भी पढ़ाया जाता था। मतलब रट्टा मारने वाला कोई सिस्टम नहीं था। हर चीज पर सवाल उठाना, डाउट करना और खुलकर डिबेट करना, यही तो असली शिक्षा का तरीका था। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय। एक ऐसा ज्ञान का पर्वत जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। ये जो धर्मगंज नाम का पुस्तकालय था ना, इसे हम सही मायनों में मानव सभ्यता का फिजिकल बैकअप ड्राइव कह सकते हैं। उस वक्त के चीनी यात्रियों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसकी छतें सच में बादलों को छूती थीं। इसके अंदर 3 बहुत बड़ी इमारतें थीं, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदिथि। और ये रत्नोदिथि तो अकेले ही 9 मंजिला ऊंची थी। सोचिए, इन विशाल मंजिलों में चंदन की लकड़ी के बक्सों के अंदर लाखों दुर्लभ पांडुलिपियां कितनी हिफाजत से रखी गई होंगी। भाग 3, एक आक्रांता की रहस्यमयी बीमारी। यहीं से हमारी इस कहानी में एक बहुत बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट आता है। बात है साल 1193 की। बख्तियार खिलजी नाम का एक क्रूर सैन्य कमांडर इधर आता है। सत्ता के नशे में चूर ये आक्रांता अचानक एक भयानक और रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो जाता है। जब उसके अपने सारे बेहतरीन हकीम फेल हो गए, तब हार मानकर उसने नालंदा के आयुर्वेद प्रमुख महान विद्वान आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। पर उसका अहंकार देखिए, उसने एक अजीब सी शर्त रख दी। मैं तुम्हारे काफिरों की कोई दवाई नहीं खाऊंगा। मतलब बिना दवा निगले उसे ठीक किया जाए, वरना सिर कलम कर दिया जाएगा। भाग 4, अदृश्य आयुर्वेदिक इलाज। विज्ञान और अज्ञानता की सीधी टक्कर। अब एक तरफ मौत की घड़ियां गिनता हुआ तानाशाह और उसकी असंभव जिद, और दूसरी तरफ आचार्य की शांति और समझदारी। आचार्य ने उसे पीने के लिए कोई काढ़ा नहीं दिया, उन्होंने बस कुरान की एक प्रति दी और कहा कि इसके पन्ने रोज पढ़ो। असल में आचार्य ने आयुर्वेद के बहुत ही डीप साइंस का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य और स्वाधीन औषधि लगा दी थी, तो जब खिलजी पन्ने पलटता, उसकी उंगलियों के जरिए वो दवा उसके शरीर में जाती रही, और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जादू जैसा लगता है ना, लेकिन जब खिलजी को इस चमत्कार के पीछे का साइंस पता चला, तो उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए था, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक हीन भावना, एक गहरी इनसिक्योरिटी आ गई। उसे ये बात अंदर तक चुभ गई कि जिन्हें वो खुद से नीचा समझता है, उनका मेडिकल साइंस उसके हकीमों से इतना आगे कैसे हो सकता है। ज्ञान की यही श्रेष्ठता खिलजी के लिए सबसे बड़ा खतरा और नालंदा का काल बन गई। भाग 5, 3 महीने की आग। ज्ञान का वो खौफनाक अंत जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। खिलजी ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला लिया। वो अपनी पूरी खूंखार सेना लेकर नालंदा के उस शांत अहिंसक कैंपस में घुस गया। वहां कौन था?
सिर्फ निहत्थे छात्र और ध्यान करते हुए आचार्य। फारसी इतिहासकार मिन्हाज इस राज ने जो लिखा है वो आज भी डरा देता है। इतने ब्राह्मणों और भिक्षुओं के सिर काटे गए कि पूरी जमीन खून से लाल हो गई थी। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, ये निहत्थे ज्ञान पर अज्ञानता का एक नृशंस हमला था। और फिर निशाना बनी वो 90 लाख किताबें जो कभी पूरी दुनिया के ज्ञान का खजाना थीं, अब वो एक भयानक तबाही का प्रतीक बन गईं। मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, सदियों की मेहनत से लिखी गई 90 लाख बेशकीमती पांडुलिपियों को सीधे आग के हवाले कर दिया गया। ये सिर्फ कुछ कागज नहीं जल रहे थे, एक पूरी सभ्यता का इतिहास जानबूझकर मिटाया जा रहा था। इस प्रलय की भयावहता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि कागज और ताड़पत्रों का वो विशाल पहाड़ पूरे 3 महीने तक लगातार जलता रहा। आसमान में जो काला धुआं छाया था वो बस एक इमारत का नहीं था, वो हमारे सदियों के वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान की राख थी जो हवा में उड़ रही थी। भाग 6, राख से पुनर्जन्म, क्योंकि ज्ञान कभी पूरी तरह नहीं मरता। उस खौफनाक तबाही के बाद नालंदा के खंडहर करीब 600 सालों तक खामोशी और सन्नाटे में डूबे रहे। किसी को पता नहीं था कि वहां मिट्टी के नीचे क्या दफन है। लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन पुरानी किताबों और यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और इन खंडरों को फिर से खोज निकाला। और फाइनली 2014 में एक शानदार इको फ्रेंडली कैंपस के रूप में आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जन्म हुआ। ये भारत और दुनिया की साझा विरासत की एक जबरदस्त वापसी है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच्चे ज्ञान को सच में कभी हमेशा के लिए जलाया जा सकता है, या फिर वो राख के अंदर दबे एक बीज की तरह सही वक्त और सही सोच के दोबारा पनपने का बस इंतजार करता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इतिहास के ऐसे ही पन्नों को पलटते रहने के लिए अपनी जिज्ञासा को हमेशा जगाए रखें।